नमस्कार। मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा, आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग यमक अलंकार की चर्चा करेंगे, जो हिंदी प्रतिष्ठा की अष्टम पत्र का अंग है। इस पत्र के अंतर्गत कुछ अलंकार पाठ्यक्रम में हैं और इसी क्रम में आज हम लोग यमक अलंकार की चर्चा करने जा रहे हैं। बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी से एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसका नाम है भारतीय आलोचना शास्त्र। लेखक हैं राजवंश सहाय हीरा। जैसा नाम से यह स्पष्ट है कि इस पुस्तक में भारतीय आलोचना शास्त्र की चर्चा है और उसी क्रम में अलंकार निरूपण करते हुए राजवंश सहाय हीरा ने यमक अलंकार की परिभाषा दी है कि सार्थक अथवा निरर्थक भिन्न अर्थ वाले वर्ण समुदाय की क्रमशः आवृत्ति या पुनः श्रवण को यमक अलंकार कहते हैं। अर्थात इस अलंकार में आवृत्ति प्रमुख है, दोहराव, आवृत्ति। यह सार्थक शब्द की भी आवृत्ति हो सकती है, निरर्थक शब्द की। वास्तव में यमक का अर्थ है दो, जिसे जोड़ा कहते हैं, युग्म। तो इस अलंकार में समान आकार वाले भिन्नार्थक दो शब्दों की आवृत्ति के कारण ही इसे यमक कहा गया है कि भिन्न अर्थ वाले दो शब्दों की आवृत्ति हो, यानी वर्णों की आवृत्ति कम से कम 2 बार होनी चाहिए। अधिकतम की संख्या निर्धारित नहीं है, चाहे जितनी बार चाहे उतनी बार आवृत्ति हो सकती है, लेकिन एक आकार वाले वर्ण समूह का कम से कम 2 बार श्रवण आवश्यक है। यमौ द्वौ समजातो तत्प्रतिकृति यमकम, बाल बोधनी में यह परिभाषा की गई है कि वर्णों की आवृत्ति कम से कम 2 बार अवश्य होनी चाहिए। और जैसा कहा गया कि सार्थक वर्णों के अतिरिक्त निरर्थक वर्णों की भी आवृत्ति इसमें हो सकती है। सार्थक वर्णों की आवृत्ति में यह ध्यान रखा जाता है कि वे भिन्न अर्थ वाले हों, भिन्नार्थक हों। यमक अलंकार में एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है और उसका बार बार अर्थ बदल जाता है, और इसमें वर्णों की जो आवृत्ति है यह पूर्व क्रम से होनी चाहिए। पूर्व क्रम कहने का आशय है कि जिस क्रम में आए हैं, जैसे रस शब्द है तो आवृत्ति भी र और स इसी क्रम में होनी चाहिए। अगर सर हो जाएगा तो उसे हम यमक के अंतर्गत नहीं रखेंगे, क्यों ध्वनियाँ वर्ण वही रहे, पर क्रम भंग हो गया तो यहाँ यमक नहीं होगा। तो वर्णों की आवृत्ति पूर्व क्रम से होनी चाहिए।
और सार्थक वर्ण की आवृत्ति में यह ध्यान रखा जाएगा कि वे भिन्न अर्थ वाले हों। और जैसा कहा गया कि निरर्थक वर्ण समुदाय की भी आवृत्ति हो सकती है। देवेंद्र नाथ शर्मा ने कहा है कि यमक में अर्थ का विचार प्रधान नहीं रहता, इसमें कवि का ध्यान रहता है एक विशेष ढंग से वर्णों के विन्यास पर जिससे उनकी आवृत्ति जैसी प्रतीत हो। यानी देवेंद्र नाथ शर्मा कहना चाह रहे हैं कि यमक का जो चमत्कार है वह शब्द पर आधारित है, अर्थ पर नहीं। और इसीलिए वह कहते हैं कि आवश्यक नहीं है कि जो वर्ण आवृत्त हो रहे हैं वह सार्थक ही होंगे, वे सार्थक भी हो सकते हैं, निरर्थक भी हो सकते हैं। यदि निरर्थक है तब तो कोई बात नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि जो दो शब्द आवृत्त हो रहे हैं तो एक सार्थक हो दूसरा निरर्थक हो, तब भी ठीक है। पर यदि दोनों सार्थक हैं तो ऐसी दशा में हमें ध्यान देना होगा कि उनके अर्थ भिन्न हों। यानी यमक के दोनों शब्द, आवृत्त होने वाले दोनों शब्द यदि सार्थक हों तो उन्हें आपस में भिन्न अर्थ वाला होना चाहिए। और जब हम लोग पुनरावृत्ति की बात कर रहे हैं तो लाटानुप्रास की याद आ सकती है, क्योंकि लाटानुप्रास अलंकार में भी वर्ण समुदाय की आवृत्ति होती है। पर यह याद रखें कि उसमें अर्थ का भेद नहीं होता, जबकि यमक में अर्थ भी भिन्न होंगे। और लाटानुप्रास में केवल एकार्थक शब्दों की आवृत्ति होती है, वहां एक अर्थ वाले शब्द। पर यमक में भिन्नार्थक शब्द होते हैं। यमक अलंकार में निरर्थक वर्णों की भी आवृत्ति हो सकती है। और जैसा कहा गया कि देवेंद्र नाथ शर्मा ने यमक को अनुप्रास का ही एक भेद माना है। कहा है उन्होंने कि वस्तुतः इसे अनुप्रास का ही एक भेद समझना चाहिए, पर अनुप्रास के भेदों में स्वरों की गणना नहीं होती, वहां हम लोग केवल व्यंजन वर्णों की आवृत्ति पर ध्यान देते हैं। परंतु इस संदर्भ में यह ध्यान रखना चाहिए कि अनुप्रास में जहां व्यंजन वर्णों की आवृत्ति पर अलंकार निर्धारित होता है, लेकिन यमक में स्वरों की भी गणना होती है। स्वर का भी इसमें उतना ही ध्यान रखा जाता है। साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने जो परिभाषा दी थी, उस आधार पर देवेंद्र नाथ शर्मा ने यमक की जो परिभाषा की है उसके अनुसार भिन्नार्थ अथवा निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक कहते हैं। भिन्न अर्थ वाले भी हो सकते हैं या निरर्थक भी हो सकते हैं, परंतु इसमें महत्वपूर्ण है कि स्वर और व्यंजन दोनों की आवृत्ति का ध्यान रखा जाता है। लाटानुप्रास में शब्द और अर्थ दोनों एक रहते हैं, यमक में केवल शब्दों में ही समानता होती है। जैसे उदाहरण देखें, और यह उदाहरण भी देवेंद्र नाथ शर्मा जी ने दिया है अपनी पुस्तक काव्य के तत्व में, बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है वह भी। निराला की प्रसिद्ध पंक्ति है, वरदे वीणा वादिनी वरदे। अब यहां ध्यान दें कि वरदे इस पंक्ति के प्रारंभ में है और पंक्ति के अंत में भी वर दे, अर्थात वरदे की आवृत्ति हो रही है। दो बार वरदे शब्द आया, इसलिए यमक है इसमें। पहली बार जब वरदे वीणा वादिनी, ये जो पहला वरदे आया है यह वरदा का संबोधन है,
अर्थात वर देने वाली को कहा गया वर दे। और दूसरी बार अंत में जो वर दे आया उसमें वर कर्म है और देना क्रिया है कि वर दीजिए, वर दो। इस प्रकार दो भिन्न अर्थ में आए हैं। स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति है, अतः कहेंगे कि यहां यमक अलंकार है। उसी प्रकार एक और उदाहरण देखें। महादेवी की पंक्ति है, के की रव की नूपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास। यहां जगती शब्द 2 बार आया। जगती शब्द की आवृत्ति है, इसलिए यमक है। पहली बार जो जगती है वह क्रिया है, और दूसरी बार जो जगती है वह पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। पूरी पृथ्वी की प्यास जग जाती है। यहां भी स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति है और दोनों शब्द भिन्नार्थक हैं, इसलिए कहेंगे कि यमक अलंकार है। और यमक की चर्चा करते समय एक ध्यातव्य है कि इसमें न, य, र, ल, ड, ल, श अर्थात मूर्धन्य श और तालव्य श, अनुस्वार, चंद्रबिंदु, इनके अंतर पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये यमक में बाधा नहीं आती। बिहारी की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, बर जीते सर मैन के, ऐसे देखें मैन, हरनी के नैनानते, हरनी के ये नैन। कोई सखी नायिका के नेत्रों की प्रशंसा करती हुई श्री कृष्ण से कह रही है कि मैन अर्थात कामदेव के श्रेष्ठ बाणों को जीतने वाले मैंने ऐसे नेत्र नहीं देखे हैं। हे हरि, ये आंखें मृगी के नेत्रों से भी अच्छी हैं। यानी मैन और दूसरी बार मैन, हरिणी के और हरिणी के, दोनों की आवृत्ति हो रही है। पहली बार जो मैन शब्द आया उसका अर्थ है कामदेव, और दूसरी बार जो मैन अर्थात मैंने नहीं। इसी प्रकार दोहे के तीसरे और चौथे चरण में देखें कि प्रथम हरिणी के का अर्थ है मृगा के, और द्वितीय हरिणी के का अर्थ है हे हरि ये अच्छे हैं। यानी ये शब्द सार्थक हैं, भिन्नार्थक हैं, आवृत्ति पूर्व क्रम से हुई है, इसीलिए कहेंगे कि यहां पर यमक अलंकार है। एक और प्रसिद्ध पंक्ति सब लोग जानते ही हैं, तौ पर 12 उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, वह उर्वशी समान। यहां उर्वशी शब्द की आवृत्ति हुई है। पहली बार जो और उर्वशी शब्द आया है उसका अर्थ है अप्सरा, और दूसरी बार जो उर्वशी शब्द आया उसका अर्थ है हृदय में बसी, और तीसरी बार जो उर्वशी शब्द आया है उसका अर्थ है हार या माला के बीच में जो गहना होता है उसको भी उर्वशी कहते हैं। इस प्रकार भिन्न अर्थों में उर्वशी शब्द की आवृत्ति हो रही है, इसलिए कहेंगे कि यहां यमक अलंकार है। और रस रहस्य में इसकी जैसी परिभाषा की गई है कि अर्थ होए भिन्न जहां, शब्द एक अनुहार, जमक कहत तासों सबय। जमक यमक के अर्थ में आया है, भेद अनंत विचार। यानी यहां भी अर्थ की भिन्नता पर बल दिया गया है। इसमें एक और चीज महत्वपूर्ण है
कि यमक का एक भेद होता है वाक्यावृत्ति यमक, यानी जब संपूर्ण वाक्य की आवृत्ति हो जाए और उसके अर्थ भिन्न हो जाएं, तो वहां वाक्यावृत्ति यमक होगा। भूषण के एक उदाहरण से बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। देखिए कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। पूरा वाक्य ही फिर से आ रहा है, वाक्य की संपूर्ण वाक्य की आवृत्ति हो रही है, पर अर्थ भिन्न है। यहां ऊंचे घोर मंदिर का पहली बार आशय है ऊंचे और विशाल राजमहल, कि जब शिवाजी ने आक्रमण किया और तत्कालीन सत्ताधीश मुगल सत्ता का पराजय हुआ और उनकी रानियां जंगल में उनको रहना पड़ा, तो पूर्व स्थिति और बाद की स्थिति दोनों में कितना अंतर आ गया कि पहले जो रानियां ऊंचे और विशाल राजमहल में रहती थीं, वह अब ऊंचे और भयावने पर्वत के साथ रहती हैं। पहली बार ऊंचे घोर मंदिर का अर्थ आया ऊंचे और विशाल राजमहल, और दूसरी बार अर्थ है ऊंचे और भयानक पर्वत। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती हैं। फिर कंदमूल भोग करें आवृत्त हो रहा है। कंदमूल का अर्थ है मेवा मिष्टान्न, और दूसरी बार जो कंदमूल का अर्थ है कंद और जड़ें। जब पहले राजमहल में थी तुम खूब मेवा मिष्टान्न खाती थी, अब स्थिति है कि जंगल में मिलने वाले कंद और जड़ों पर उनका जीवन आश्रित है। पहले वो 3 बार खाती थी, 3 बेर खाती, अब वह बेर के 3 फल खाकर रहती हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती हैं। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, बीजाना डोलाती ते वे बीजाना डोलाती है। भूषण वर्णन कर रहे हैं कि पहले गहनों के भार से उनके अंग शिथिल हो जाते थे, इतने ज्यादा गहने पहनती थी कि उससे थकावट हो जाती थी, और आज भूख के कारण उनके अंग शिथिल हैं। पहले पंखा जला जाता था उन पर, और आज बिजन डोलाती हैं, निर्जन स्थान में घूमती हैं। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जराती तय वे नगन जराती हैं। भूषण कहते हैं कि शिवराज वीर तुम्हारे कारण जो रानियां रत्नों से जड़ित रहती थीं, आज वो वस्त्र विहीन होकर घूम रही हैं। तो बड़ा सुंदर उदाहरण यह वाक्यावृत्ति यमक का था, जहां संपूर्ण वाक्य की आवृत्ति हो जाए और उसके अर्थ भिन्न हो जाएं, तो यहाँ यमक अलंकार होता है, पर इसे वाक्यावृत्ति यमक कहते हैं। और इसी में एक बार देख लें, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सिंहावलोकन या मुक्त पदग्राह्य यमक। जब किसी छंद के प्रथम चरण के अंतिम शब्द को उसके द्वितीय चरण के आदि में ग्रहण किया जाए, यानी शुरू में ग्रहण किया जाए, तो वहां मुक्त पदग्राह्य यमक होता है। अंतिम शब्द को पुनः ग्रहण करने के कारण इसे मुक्त पदग्राह्य कहते हैं। जिस प्रकार सिंह मुड़ मुड़ कर दोनों ओर देखते हुए चलता है, उसी प्रकार इस अलंकार का शब्द छंद के आदि एवं अंत दोनों ओर पड़ता है, इसीलिए इसको सिंहावलोकन या मुक्त पदग्राह्य यमक कहते हैं। उदाहरण, दूल है सुहाग दिन, तूल है तिहारे दिन, तूल है तिहारे सो आया नहीं कि भूल है। अब तूल है तिहारे से खत्म हो रहा था, फिर आदि में पकड़ लिया उसको, तूल है तिहारे। यानी किसी छंद के प्रथम चरण के अंतिम शब्द को जब द्वितीय चरण की शुरुआत में ग्रहण किया जाए, तो यह मुक्त पदग्राह्य यमक है।
आशा है आज इस चर्चा से यमक अलंकार स्पष्ट हुआ होगा। अलंकार चर्चा आगे भी जारी रहेगी। जो शेष अलंकार पढ़ने हैं धीरे धीरे क्रम से हम एक एक करके उसके बारे में बात हम लोग आपस में करेंगे। आशा है आपको आज का यह संवाद अच्छा लगा होगा। आपके सहयोग के लिए, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।